बॉयज एंड गर्ल्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जैसे एक हेडिंग दे देते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तरह तरह के जो एसिड बेस होते हैं, इनकी आपस में रिलेशन में एक दूसरे के रिलेटिवली कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, या कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन सा कम बेसिक होगा, इसे कंपेयर करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में इसके लिए हम एक इक्वेशन देखते हैं। आप देखिए, ये वही चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम पार्ट 2, उसमें आने के में चल रहे हैं हम। तो इक्वेशन जैसे आप देखिए, अपने पास मान लो एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड, और इसमें मैं वाटर ऐड कर रहा हूं। तो रिएक्शन क्या होगा कि एसिटिक एसिड जो है वो एसीटेट आयन देगा। इसका प्रोटॉन जा चुका है, इसका हाइड्रोजन आयन वाटर में जा चुका है। तो वाटर को इसने हाइड्रोजन आयन दिया, वाटर में जब हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाएगा तो वाटर बन जाएगा H3O+। आप करके देखो, इसमें H+ ऐड वही बनेगा। तो यहां पर हमने देखा कि ये इस कंपाउंड ने हाइड्रोजन आयन दिया, मतलब प्रोटॉन दिया, तो ये है प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन देने वाला डोनर, और इसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया, प्रोटॉन लिया इसने, ये है प्रोटॉन एक्सेप्टर। इस हिसाब से अगर देखें तो प्रोटॉन डोनर कौन होता है? एसिड होता है। तो ये एसिड है और ये बेस, यही कारण है इसका नाम एसिटिक एसिड होता है। एसिड का नाम एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि वो एसिड एक्ट करते हैं। और अब देखिए कि यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमको लग रहा है CH3COOH ने प्रोटॉन दे दिया और इससे क्या बना? एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन कहां से आया है? एसिटिक एसिड से। और ये हाइड्रोनियम आयन किससे आया? वाटर से। जब वाटर ने एक प्रोटॉन दिया तो बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड भी रिवर्सिबल इन नेचर है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इस इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड, इक्विलिब्रियम को हम किसी भी साइड से अप्रोच कर सकते हैं। हम यहां से चले थे तो वहां गए, वहां से यहां भी आ सकते हैं। अगर वहां से यहां आए तो ये रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट। अब यहां से आए तो क्या मालूम पड़ेगा कि एसिटेट आयन ने इससे एक हाइड्रोजन आयन लिया, यानी इसने प्रोटॉन क्या प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। प्रोटॉन एक्सेप्टर है, उल्टी दिशा में आने पर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और इसने दिया है तो ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर देने वाला। अगर इसको प्रोटॉन देगा तो खुद बन जाएगा H2O, ठीक है। और प्रोटॉन दे रहा है इसलिए एसिडिक है, ये एसिड है। और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है? बेस होता है। डेफिनेशन ही यही है। इस प्रकार से एक एसिड बेस यहां है और एक एसिड बेस वहां पे। अब देखो एक पेयर बना रहा हूं मैं, पेयर इसका और इसका, क्योंकि ये जो है ना बेटे इसी से मिला है, इससे वो मिल रहा है ना हमें, तो ये दोनों आपस में पेयर हुए। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये कहलाएगा। ये जो बेस है ये इस एसिड से बना है, इसलिए ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो मैं लिख रहा हूं कॉन्जुगेट, वर्ड लगा देंगे कॉन्जुगेट बेस, यानी इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है क्योंकि इससे बन रहा है, और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड वो है क्योंकि वो एसिड जो है वो इस बेस से बन रहा है, इसलिए वो इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इस प्रकार से दोनों आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस हैं, पेयर, और ये दोनों भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। तो हम ऊपर हेडिंग दे रहे हैं इसको कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड और बेस का पेयर। तो ये हम रिएक्शन हमें समझा रहा है कि किस प्रकार से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। ये पहला एग्जांपल आपने देखा। ऐसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा डिफरेंट। जैसे अब मान लो यहाँ पे मैं लेता हूं अमोनिया, NH2 लेता हूं, या फिर अमोनिया के स्थान पे कार्बोनेट आयन भी ले सकता हूं, कोई भी इस तरह से। तो मैंने जैसे मान लो कि अमोनिया लिया, अमोनिया एक बेस है और उसमें मैंने फिर से वाटर डाला, तो क्या रिएक्शन होगा? फिर से रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो आएगा, लेकिन देखो अमोनिया इससे प्रोटॉन लेगा, तो क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला, और ये प्रोटॉन देने वाला है क्योंकि यही देगा तभी तो ये लेगा। इसने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन डोनर। देने वाला कौन होता है? प्रोटॉन देने वाला एसिड होता है। यहां पर तो वाटर बेस था ऊपर वाले में, और यहां वाटर क्या कर रहा है? एसिड एक्ट कर रहा है। यानी वाटर दोनों काम कर सकता है, कभी एसिड कभी बेस, दोनों काम कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वाटर जब सामने वाटर के स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जब वाटर के सामने वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वाटर खुद बेस बन जाएगा भाई, और जब वाटर के सामने उससे स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो खुद वाटर एसिड हो जाएगा। वाटर बड़ा डबल माइंडेड आदमी है, सामने वाला स्ट्रॉन्ग हो तो कमजोर बन जाता है दिन, और अगर सामने वाला कमजोर हो तो खुद पहलवान बन जाता है स्ट्रॉन्ग। यानी कि वाटर के सामने अगर वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वाटर खुद बेस बन जाएगा, और वाटर के सामने
स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो वाटर एसिड बन जाएगा। ये दोनों काम कर सकता है। ऐसे कई और मॉलिक्यूल भी हैं जो इस तरह से करते हैं, डबल बिहेवियर, वो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकते हैं। एक रिएक्शन में एसिड का काम कर रहे हैं तो दूसरे में बेस का। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, एसिड और बेस की तरह, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। तो वाटर भी एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब हम आगे चलते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, इसने प्रोटॉन दिया तो NH3 अगर हाइड्रोजन आयन ले लेगा प्रोटॉन तो NH4+ बन जाएगा बेटे, और जब H2O H+ दे देगा तो बदले में क्या बन जाएगा, OH-, क्योंकि वाटर से H+ चला गया, हाइड्रोक्सिल आयन बन गया, तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगी। अब उल्टा रिएक्शन भी तो हो सकता है इस तरफ, जब इस तरफ चलेंगे उल्टा तो अमोनियम आयन ने प्रोटॉन देना है उसको, जब इसको प्रोटॉन दे देगा तो अमोनियम बन जाएगा। तो ये प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन डोनर देने वाला, और देख इसको रहा है इसको, तो ये प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन को लेकर, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये फिर से वाटर बन रहा है। तो प्रोटॉन डोनर कौन होता है, प्रोटॉन डोनर एसिड होता है बेटे, और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है बाय डेफिनेशन। अब अमोनिया से अमोनियम आयन बन रहा है, यानी कि इस बेस से ये एसिड बन रहा है, तो ये एसिड इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, कॉन्जुगेट। ऐसे ये वाला बेस इससे बन रहा है तो ये वाला बेस कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। सच्चाई ये है कि इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड ये है और इसका कॉन्जुगेट बेस वो, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इस तरह से ये दोनों पेयर भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। यहाँ भी ऐसे ही है, जो ये जोड़ा बनाते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। तो इस प्रकार से ये बात है। एक थर्ड केस और ले लेते हैं, उसको मिटाते हैं। एक केस और मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने ले रहा है एक परक्लोरिक एसिड लेता हूं मैं, परक्लोरिक, इससे भी हम कुछ सीखेंगे। HClO4 इसका नाम है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड इसका नाम है भाई। और इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाया H2SO4 का, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। आमतौर पर हमने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है, क्योंकि ये एसिड है ना, दोनों ही एसिड है, इसका नाम भी एसिड ही है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देखो दोनों ही एसिड है और एसिड दोनों है तो दोनों ही हाइड्रोजन आयन देना चाहेंगे, तो क्या दोनों एसिड दे देंगे? नहीं, जो स्ट्रांग होगा वो देगा, जो ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा वो दूसरे को हाइड्रोजन आयन देगा, और जो वीकर एसिड होगा उसको लेना पड़ेगा। आमतौर पर तो उसका काम है हाइड्रोजन आयन देना, लेकिन अगर वो वीकर है तो उसको हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। यहां पे देखिए इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एसिड ये होता है, ये है ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड, इसको मैं लिख रहा हूं परक्लोरिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। किससे स्ट्रॉन्गर है? इससे, H2SO4 से। तो ये उसको हाइड्रोजन दे देगा, अपना H+ दे देगा, तो क्या बन जाएगा ये ClO4-, क्योंकि H+ चला गया, किसको गया? इसको गया। तो H2SO4 में जब दो H थे और एक H+ और आ जाएगा तो H3 हो जाएगा, 2 की जगह 3, और प्लस चार्ज आ जाएगा बेटे, पूरे मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा ये। अब यहां पर इसने प्रोटॉन दिया है तो ये एसिड है, और ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पे बेस का काम कर रहा है। हालांकि इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों का नाम एसिड है, लेकिन अब देखो ना H2SO4 एसिड होने के बावजूद भी बेस का काम कर रहा है, क्योंकि अब उससे भी स्ट्रांग पहलवान उसको मिल चुका है, उससे भी स्ट्रांग इंसान उसको मिल चुका है, तो उसको हारना पड़ेगा। एक पहलवान है, वो कह रहा है मुझे हारने की आदत नहीं है, मैं हमेशा जीतता हूं, लेकिन सामने वाला उससे भी स्ट्रांग मिल गया, अब उसे हारना पड़ेगा। पहलवान होने के बाद भी, जीतने की आदत होने के बावजूद भी हारना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग है। यही कारण हो रहा है कि ज्यादा स्ट्रांग है परक्लोरिक एसिड, उसके सामने H2SO4 एसिड होने के बावजूद भी बेस का काम करेगा, उसे हाइड्रोजन लेना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो बेस कहलाएगा। इसके सामने बेस है, किसी और के सामने तो एसिड ही है, लेकिन इसके सामने बेस है। अब यहां पर भी देखें कि इसने हाइड्रोजन आयन दिया, उसने एक्सेप्ट किया। अब जब उल्टा चले, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चले उल्टा, तो अब की बार इसमें फालतू हाइड्रोजन आयन है, प्लस से दिख रहा है फालतू है, तो ये इसको देगा, तो ये प्रोटॉन देगा, मतलब अब की बार ये एसिड होगा और ये बेस, यानी कि इससे वो बन रहा है, देखो मिलते जुलते लग रहे हैं, इससे वो बन रहा है और इस वाले से ये बन रहा है। तो इसका मतलब ये आपस में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, ये दोनों आपस में पेयर हैं। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है, कॉन्जुगेट लिख दिया, और इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड वो है। हम उल्टा भी कर सकते हैं कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये होगा, ये कॉन्जुगेट बेस उसका होगा, और ये एसिड जो है उस बेस का कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, इसलिए कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो जिससे बन रहा होता है, चाहे फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, जो जिससे बनता है वो एसिड और बेस पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाता है एक दूसरे का। ये हमने एक कॉन्सेप्ट किया। अब हमें यहां से एक बात और समझ में आई कि अगर ये एसिड है H2SO4, सब जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, फिर भी वो अपने से भी स्ट्रॉन्गर एसिड के सामने ऐसे बेस एक्ट कर रहा है, ऐसा होता है। इसके साथ ही नहीं, सबके साथ ही ऐसा होगा, चाहे जितने भी बेस हो, जितने भी एसिड हो, अगर कोई बेस है उसके सामने उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो उसको एसिड का काम करना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। ऐसी कोई एसिड है, वो अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्गर एसिड अगर आ जाता है तो फिर उसे ना चाहते हुए भी बेस का काम करना पड़ेगा, ऐसा होता है। इसका कारण ये हम समझे कि हर एक चीज में एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर होता है,
कोई कम एसिडिक है, कोई ज्यादा एसिडिक है, सब बराबर नहीं है। ऐसे बेस में भी है, कोई कम बेस है, कोई ज्यादा बेसिक है, बराबर नहीं है। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी भी एसिड की रिलेटिव बहुत सारे एसिड हैं तो उनमें कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसी तरह से बहुत सारे बेस हैं अगर, तो उनमें भी कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? इसको निकालने के लिए हमने एक कुछ 2-3 टर्म बना रखी हैं, डेवलप हुई हैं धीरे धीरे समय के साथ, इवॉल्व हुई हैं। जैसे एक हमने पढ़ चुके थे कुछ दिन पहले, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka, ऐसी बेस के लिए भी है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb। ये K और Kb की वैल्यू हमें बताती है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू जितनी अधिक होगी, हाइयर, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जितनी कम होगी उतना ही कम एसिडिक होगा। ऐसी बेस के साथ भी Kb जितना बड़ा होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस, और Kb जितना कम होगा उतना ही कम बेस होगा, वीकर बेस होगा। अब इसको लेकर हम कुछ और एक नया आर्टिकल टच करने जा रहे हैं K और Kb को लेकर, वो भी हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को बताएगा। यहां से तो मालूम पड़ ही रहा था, उस तरीके से ही मालूम पड़ेगा। वो मैथमेटिकल वे है, ये तो इक्वेशन का तरीका है, और वो मैथमेटिकल तरीका। आइए देखते हैं। ऐसे कई एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, मैंने कुछ उदाहरण दिखा दी, ऐसे ही सबके सब करने सेम मेथड से। अब हम चलते हैं, एक नई कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो हम कह रहे थे K और Kb की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वो K और Kb को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या उसमें चीजें आएंगी, देखते हैं। हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल किया था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, और हमने कहा था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की इक्वेशन आई थी डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली, और वो लॉ जो लगाया था हमने अल्फा इक्वल टू रूट Ka/C की वैल्यू निकाली थी हमने। ये फॉर्मूला हमने कहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकाला था हमने। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट कब बनते हैं? जब वीक एसिड लोगे, वीक बेस लोगे, या कम घुलने वाला स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट लोगे। और उसमें से हमने केस कौन सा लिया था? एग्जांपल हमने लिया था वीक एसिड को लेकर सॉल्व किया था। अब वैसे इसको वो पूरा सॉल्व तो नहीं कर रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि वो आर्टिकल कुछ दिन पहले की वीडियो में आ चुका है पूरा पूरा। मान लीजिए हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम वीक एसिड लेते हैं, आपको पता है एसिड का जनरल फॉर्मूला Ha होता है, और बेस का BOH होता है, साल्ट का Ba जनरल फॉर्मूला होता है। तो हमने एसिड ले लिया, Ha का मतलब एसिड है, ये लिख दिया हमने एसिड। लेकिन कैसा एसिड ले रहे हैं? एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड भी होते हैं और वीकर एसिड भी होते हैं। हमने वीक एसिड लिया है, तो ये Wa मतलब वीक एसिड का उदाहरण है। Ha तो है एसिड, लेकिन कैसा एसिड ले रहे हैं हम जानबूझकर वीक एसिड ले रहे हैं। और जब इसमें हम पानी डालेंगे, एक्वस मतलब खुला पानी डालेंगे, तो इसमें क्या होगा? ये टूट इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि ये वीक है। अगर स्ट्रांग होता तो एक ही तरफ एरो आता, फॉरवर्ड ही रिएक्शन जाता, क्योंकि खूब टूटता वो। तो ये वीक है, कम टूटेगा। कम टूटना मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम में आ रहा है, रिएक्टेंट्स भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये H प्लस और A माइनस टूट के बनेगा H प्लस और A माइनस, टूट कर देगा H प्लस और A माइनस। हालांकि इस इक्वेशन लिखने का एक तरीका और भी है कि यहाँ हाइड्रोनियम आयन लिखते हैं कई बार, और वहाँ A माइनस, पर ये सिंपलेस्ट तरीका लिख रहा हूँ मैं। ये H प्लस भी पानी में घुल जाएगा एक्वस, और A माइनस भी पानी में घुल जाएगा, और लिखेंगे एक्वस। ये हमारे पास इक्वेशन उस दिन भी थी और आज भी है। जैसे मैंने उस दिन वीक एसिड का उदाहरण ले रखा था, ये तो जनरल फॉर्मूला है। एग्जांपल हमने लिया था एसिटिक एसिड, ऐसे आप कोई और फॉर्मिक एसिड, कोई भी कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कोई भी वीक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अभी हम एग्जांपल नहीं, बात सीधी करें कि इसको हमने सॉल्व भी किया था उस दिन, याद करो। और सॉल्व करने के बाद इसका टूटने की हद, इसकी टूटने की हद मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, टूटने की हद यानी अल्फा। उस अल्फा का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था और आया था √Ka/C, Ka/C। जहां Ka क्या था? यही तो था आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट था ये। Ka क्या था? आयोनाइजेशन कांस्टेंट किसका? एसिड का, तभी तो A लिखा है। सिमिलरली अगर कोई बेस लें, ये तो हमने लिया है फॉर एसिड, फॉर वीक एसिड। अगर मैं वीक एसिड की बात कर रहा हूं तो इस तरह आ रहा है, मतलब एसिड ले रहे हैं ना, देखो। तो मैं लिखता हूं नंबर 1 एसिड्स के लिए हमने ऐसे किया, और वीक एसिड का उदाहरण लेते चले। ऐसे ही सिमिलरली हम कहते हैं, सिमिलरली स्टेप नंबर 2 में फॉर, अगर हम बेस लेते हैं, और कौन सा? वीक बेस, तो उसके लिए यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वो अल्फा ही आएगी, लेकिन आएगी √Ka/C नहीं, बल्कि Kb/C आएगी। जहां Kb क्या होगा? Kb पता है आपको, फिर से आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा ऑफ बेस का होगा आपकी बार। और ये C क्या है? जो C आ रही बार बार, ये कैपिटल C जो आता है नीचे, ये C क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कौन सी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एसिड की, इनिशियल, शुरू की, जो हम शुरू में लेंगे। कितना ले रहे हैं? एसिड, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इसकी। और अल्फा तो बताइए टूटने की हद लिखा है, और Ka क्या है? कितना आयनाइज हो रहा है। अब एक बात सोचो, चाहे एसिड होगा या कोई बेस होगा, उसका अगर अल्फा ज्यादा होगा, बड़ी वैल्यू मतलब टूटने की हद, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बड़ा होगा,
तो वो ज्यादा टूट रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और अगर उसकी अल्फा की वैल्यू छोटी होगी, कम टूट रहा होगा, तो वो कम टूटने वाला कौन होता है? वीक एसिड होता है। डेफिनेशन यही है। ऐसी बेस के साथ भी होगा। अगर अल्फा बड़ा है एसिड या बेस का तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अल्फा छोटा है तो वो वीक एसिड है, कम टूट रहा है। तो हमें अल्फा की वैल्यू बता सकती है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक। उसी तरह से हमें के की वैल्यू बता सकती है, क्योंकि अल्फा जो है वो के पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट है, वो तो फिक्स रहने वाली है। जो हम शुरू में लेंगे 10 मोल ले लिया तो 10 मोल ही रहेगी पर लीटर, 2 मोल ले लो तो 2 मोल पर लीटर रहेगी। तो शुरू की कॉन्सेंट्रेशन जो सी होगी वो तो कांस्टेंट है, बदलती नहीं है। जो एक बार ले ली शुरू की वही रहेगी। हाँ बाद में बदल सकती है, लेकिन शुरू की तो वही रहेगी। तो सी नहीं बदलती, सी होती है शुरू की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका मतलब बदल कौन रहा है? ये और ये, यानी अल्फा डिपेंड करता है के ऊपर। तरह तरह के एसिड लो, अगर आप एसिड का के छोटा आएगा, आयनाइज कम हो रहा है, इसका मतलब क्योंकि के होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये क्या बताता है कि कोई भी एसिड या बेस कितना आयनाइज हो रहा है। एसिड का के अगर बड़ा वैल्यू होगी तो ज्यादा आयनाइज हो रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। के की वैल्यू छोटी होगी तो कम आयनाइज हो रहा है, वीक एसिड है। ऐसे ही बेस के लिए भी होगा सेम इस तरह से। अब हम इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक हमने कर लिया कि एसिड्स के लिए ये होता है, बेस के लिए ये, और के बी की वैल्यू हमें बताती है, अल्फा भी बता सकती है और के बी बता सकती है। क्या कि के या के की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जितनी कम होगी उतना ही वीकर एसिड। तो हम इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्ट्रेंथ अगर देखें हम, स्ट्रेंथ किसकी? ऑफ एसिड या बेस भी ले सकते हैं, एसिड और बेस कोई भी ले लो। मान लो हमने 2 एसिड ले लिए, एक को हम एसिड 1 कह रहे हैं और एक को हम एसिड 2 कह रहे हैं। 2 एसिड हमारे पास हों, 2 डिफरेंट एसिड हमारे पास हों, और उन्हें हमें कंपेयर करना होगी कौन सा रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो दोनों एसिड का हम रेशो लेंगे, रेशो ही बताएगा कि किसकी ज्यादा है। ये डिपेंड करता है अल्फा के ऊपर, अल्फा 1 और अल्फा 2 के ऊपर। यानी एसिड 1 कितना टूट रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा 2 कितना टूट रहा है, मतलब सेकंड एसिड कितना टूट रहा है। ये अल्फा असल में रूट के सी पर डिपेंड करता है। अल्फा डिपेंड करता है, अल्फा कितना होता है रूट के अपॉन सी, तो ऊपर भी ये आएगा अंडर रूट के अपॉन सी, और नीचे भी वही आएगा अंडर रूट के अपॉन सी। ये दोनों एसिड का के लिए आएगा। ये पहले एसिड के लिए के1 कहेंगे और दूसरे के लिए के2। अच्छा, दोनों की अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, दोनों की अगर हम शुरू में सेम मात्रा लेके चले तो हम आगे लिखेंगे फॉर सेम कॉन्सेंट्रेशन किसकी? ऑफ द 2 एसिड्स। जो 2 हम एसिड ले रहे हैं उनकी अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम लेके चले, और अब देखेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? देखो कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 बराबर होगी, C1 C2 दोनों की बराबर होगी, C1 इक्वल टू C2 हो जाएगी। ये C1 C2 कट जाएगा फिर तो सेम कॉन्सेंट्रेशन के लिए, और क्या आएगा अंडर रूट के अंदर आएगा K1 अपॉन K2। तो एक साथ ही लिख दें K1 अपॉन K2, अंडर रूट एक साथ ले देते हैं, और यहां से उतर आएगा यही चीज, कॉमा कॉमा लगा देते हैं। यानी 2 एसिड्स की स्ट्रेंथ, 2 एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगी इस रेशो के ऊपर, कि दोनों के आयनाइजेशन कांस्टेंट के रेशो के ऊपर डिपेंड करेगी, अंडर रूट ऑफ K1 और K2 अपॉन K2। ये एक फार्मूला हो गया, इसको हम यहां उतार के लिख सकते हैं। एक साथ ही देख लो ना सबको, या तो ये ले लो या ये ले लो। बात एक ही, ये ज्यादा फेमस है, ज्यादा चलता है कि किसी 2 एसिड की स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर करना है तो उनके Ka को कंपेयर कर लो, रूट Ka को कर लो कंपेयर। यानी Ka बताता है हमको कि कितना ज्यादा होगा, जितना Ka ज्यादा होगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमने लिख दिया एक बार, स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड यानी एसिड 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड नंबर 2, उनका रेशो है वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स डिपेंड करती है इसके ऊपर, अपने अपने आयनाइजेशन कांस्टेंट के ऊपर। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर बेस ले लेते हैं अगर हम, तो स्ट्रेंथ ऑफ 2 बेस लेते हैं, मान लो बेस 1 और बेस 2, उनकी स्ट्रेंथ भी डिपेंड करती है इसी तरह से अंडर रूट, लेकिन कौन सा? उनके लिए Kb आता है बेटे, एसिड के लिए Ka आता है तो उनके लिए Kb आता, पहले का Kb1 और दूसरे का Kb2, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस उसके रेशो पर डिपेंड करेगा। ये एक रिलेशन है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इस रिलेशन को हमने फाइनली कह दिया कि इस सब का मतलब है ये। अब इसको लेकर हमें और फिलहाल जा रहा हूं कुछ और, कि इस बेस पर हम कई एसिड्स और बेस को कंपेयर तो कर सकते हैं, और उसको लेकर मैं 1-2 आर्टिकल और लूंगा। तो मैं सिंपलेस्ट वे में लेना चाह रहा हूं जो आपको इजी लगे। पहले मैं इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, फिर रही सही छोटी मोटी बातें हम बाद में करेंगे। ये हमने देख लिया कि डिफरेंट एसिड को कंपेयर करना है या डिफरेंट बेस को कंपेयर करना है, तो उनके आयनाइजेशन कांस्टेंट को कंपेयर करो। जिसका Ka ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका Ka कम होगा वो वीकर एसिड होगा। अब इसको लेकर कुछ और, इसे मिटाता हूं और एक इसी में नई बात आप देखिएगा। फिर से हम वही करने जा रहे हैं, स्ट्रेंथ की रिलेटिव, मतलब एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ या बेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव का मतलब आपस में रिलेशन, आपस में उनका झगड़ा करवाते हैं कि कौन ज्यादा कंपटीशन करवाते हैं, कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा।
या बेसिस में भी कौन ज्यादा बेसिक और कौन सा कम बेसिक। मैं एसिड को लेकर एक बात कहने जा रहा हूं कि अगर मैं मान लो कि ऐसे कुछ एसिड लेता हूं, कंपाउंड लेता हूं जो एसिडिक हो भी सकते हैं, तो जैसे मैं कुछ कंपाउंड ले रहा हूं, आपने ले लिया H के साथ ले रहा हूं 4 एसिड, हेलोजन एसिड ले रहा हूं। देखो HX का मतलब होता है हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड क्या होते हैं, देखिए हेलोजन एसिड्स का जनरल फॉर्मूला होता है HX, क्योंकि एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन दे, तो इसमें हाइड्रोजन है, H है तो देगा हाइड्रोजन आयन, और X का मतलब होता है हेलोजन्स। तो जिन एसिड में हाइड्रोजन तो हो ही और साथ में हेलोजन भी हो तो उन्हें कहते हैं हेलोजन एसिड। हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हेलोजन एसिड 4 तरह के हो सकते हैं, इसका मतलब कौन कौन से, HF, HCl, HBr और HI। ये 4 तरह के हेलोजन एसिड हम बहुत मुख्य तौर पर जानते हैं। तो इनका हम नाम कर रहे हैं, इनके हिसाब से इनका हम चारों का आपस में देखेंगे कौन ज्यादा एसिड है, तो चारों एसिडिक, लेकिन ज्यादा एसिडिक कौन है और कम कौन सा है, ये बात देखने जा रहे हैं, इस बात को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो आप देखिए इसमें रूल ये है कि अगर देखो ये सब एसिड्स कैसे हैं, इसमें हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, फिर अलग क्या है, इनमें हेलोजन अलग अलग है, और ये चारों हेलोजन कैसे हैं, है तो एलिमेंट ही। अब ये चारों एलिमेंट जो है हेलोजन्स, ये 4 कहां आते हैं, सेम ग्रुप में आते हैं टेबल में। पूरा टेबल जो होता है अपना मॉडर्न पीरियड टेबल, उसमें 17th ग्रुप, सेकंड लास्ट ग्रुप में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब एक ही ग्रुप में आते हैं। तो अगर ऐसे एसिड्स हों, यानी एसिड्स किसके एसिड्स, ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के एसिड हों ऑफ सेम ग्रुप, एक ही ग्रुप वाली एलिमेंट्स हों, एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप के एसिड्स हों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम कहेंगे उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कितना ज्यादा स्ट्रांग है वो एसिड, उसे कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। वो डिपेंड करेगी उन एलिमेंट्स के साइज के ऊपर, एलिमेंट के साइज के ऊपर। अब देखिए जैसे यहां एग्जांपल दिखा रहा हूं, H और F लिख दिया हमने, फिर लिख दिया HCl, फिर लिखा HBr, चारों एसिड लिख देते हैं जरा, और फिर लिखा है HI। अब देखो इन सब में हाइड्रोजन तो सेम है, उसका साइज तो सेम रहेगा चारों में, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक ही ग्रुप में आते हैं। एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलने पर साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे। तो फ्लोरीन छोटा है, Cl और बड़ा, Br और भी बड़ा है, और आयोडीन और भी बड़ा है, साइज बढ़ रहा है देखो ऊपर से नीचे। ये एलिमेंट्स होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आप लोगे किसी भी ग्रुप पर जाइए, नीचे साइज बढ़ेगा ही, तो साइज बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की लंबाई भी बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब साफ है कि साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। ठीक है भाई, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, जितना बॉन्ड लंबा होता जाएगा उतना वीक होता जाएगा, तो इसका मतलब ये भी निकला कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ घट रही है। अच्छा, अगर एसिड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ बढ़ने से, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ घटेगी। साफ बात है कि जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतना कमजोर होता जाएगा, तो उतना जल्दी टूटेगा, और जितना जल्दी टूटेगा उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन आयन जल्दी देगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन जल्दी देगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब साफ है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगले स्टेप में इसको लिखता हूं कि इसका मतलब ये निकला कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे कि अगर ऐसे एसिड्स होंगे जिनमें जो एलिमेंट्स आ रही होंगी वो अगर एक ही ग्रुप की आ रही होंगी, तो उसमें एक रूल लगा देंगे कि उन एसिड्स में बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक होगा, और बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना ही कम एसिडिक। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, इसके घटने से ये घटेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया हमने। ये एक रूल हमें जल्दी से आंसर दे सकता है, पर ये रूल लगेगा कब, इस रूल के लिए कि एसिड्स वो हों जिनकी एलिमेंट सेम ग्रुप की हों। अब नंबर 2, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे एसिड्स हों जो उन एलिमेंट से बने हों जो सेम पीरियड की हों, सेम पीरियड हॉरिजॉन्टल, एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड की हों, पीरियड। जैसे इसका एग्जांपल कई हो सकते हैं, मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले चलो। जैसे कि अपने पास एक पीरियड में चलते हैं तो सेकंड पीरियड में क्या आता है, जब हम सेकंड पीरियड देख रहे होते हैं, आप थर्ड पीरियड भी ले सकते हैं, फोर्थ पीरियड भी, मैं सिंपल करके दिखा रहा हूं कि सेकंड पीरियड में आती है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स पी ब्लॉक में, उस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, ये आती है। तो यहां से यहां जब चलते हैं हम, तो एक बात हमने देखी कि किसी भी टेबल में, जो अपना मॉडर्न पीरियड टेबल होता है, उसमें किसी भी पीरियड में चलोगे तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है, कहां से कहां, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये रूल होता है बेटे। इस रूल के हिसाब से यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो मैं इसका एरो यहां दिखा देता हूं। यहां से यहां अपना क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका सिंबल क्या होता है, काई। काई मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से यहां इंक्रीज कर रही है, तो हम लिखते हैं
काई इंक्रीज कर रही है लेफ्ट से राइट चलने पर। लिख दिया, इसी बात को वहां लिख दिया। यानी बोरॉन से कार्बन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन फ्लोरीन, यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है भाई, अब इसके कुछ एसिड देखते हैं, कुछ कंपाउंड देखते हैं इनके। जैसे कार्बन का ले लेते हैं अपन CH4, उसके बाद आ रहा है अपना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, सबका हाइड्रोजन जोड़ते हैं क्योंकि एसिड वो होंगे जो हाइड्रोजन तो देंगे, साथ में H तो होना चाहिए, इन सब एलिमेंट साथ में H लगा देते हैं। कार्बन में जब H, कार्बन साथ H होता है तो एक फेमस कंपाउंड है CH4, उसमें कार्बन साथ H होता है, ऐसी N के साथ H लगाते हो तो अमोनिया, आप जानते ही NH3 होता है। ऐसी ऑक्सीजन साथ जब H लगाओगे तो सबसे फेमस H2O होता है। उसके बाद फ्लोरीन लेंगे तो उसमें भी एक कंपाउंड होता है HF, ऐसा। और नियोन तो कंपाउंड बनाता नहीं है तो छोड़ दो, ये सब है। इससे पहले बोरोन है तो बोरोन का भी एक कंपाउंड होता है B2H4, डाइबोरेन बोलते हैं इसको, B2H6। डाइबोरेन मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सब के सब कंपाउंड है। अब इन सब में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है और किसका एसिड स्ट्रेंथ कम है, कौन ज्यादा एसिड है कौन कम एसिड, इसका रूल क्या होगा? वहां तो रूल था उसके लिए, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए, लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब सेम पीरियड की हैं, सेम ग्रुप की नहीं है, इसके लिए रूल अलग होना चाहिए। क्या रूल होगा? देखो, एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड की हो तो हम क्या देखते हैं, तब एसिडिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, तब हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो उन एलिमेंट्स की, जो सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। जितनी ही उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना ही वो एसिड, उसका एसिड स्ट्रांग होगा, और जितनी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका एसिड उतना ही कम स्ट्रांग एसिड होगा, उतना ही कम एसिडिक होगा। तो हमने लिख दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, उस एलिमेंट की, ऑफ एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट, जिस एलिमेंट का एसिड बना है। और यहाँ बॉन्ड लेंथ ऑफ एसिड डिपेंड कर रहा था। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, देखो बोरॉन से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी सबकी